अब बारी है सातवें प्रश्न की फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कहां तक पहुंचे थे? Why were two national anthems sung? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर की बात करें और कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉप 3 क्वेश्चंस में से अगर कोई एक क्वेश्चन की बात की जाए, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि यहां पे हम एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं कि दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए on that special day of oath taking ceremony. So Nelson Mandela wanted to make Africa a safe and equal country for everyone, safe and equal country for everyone, and promote universal brotherhood. These are wonderful words, vocabulary के point of view से you should include these words in your answer. So on the day of the inauguration, one national anthem was sung by the whites and the other was sung by the blacks. So व्हाइट्स एंड ब्लैक्स दोनों को ध्यान में रखते हुए, उनकी ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी फीलिंग्स और उनके बिलीफ सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट टू नेशनल एंथम्स वर सung ऑन द ओथ टेकिंग सेरेमनी, ताकि व्हाइट्स के बिलीफ सिस्टम का भी रिस्पेक्ट रखा जाए एंड ब्लैक्स के बिलीफ सिस्टम्स का भी रिस्पेक्ट रखा जाए, क्योंकि दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम्स हुआ करते थे। तो दोनों को जगह मिली इन दिस न्यू साउथ अफ्रीका दैट वाज बीइंग डिजाइन्ड बाय नेल्सन मंडेला। How does Nelson Mandela describe the systems of government in his country? अब यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डेकेड एंड द सेकेंड हाफ, द एंड ऑफ द डेकेड। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डेकेड की बात करते हैं। In the first decade, the racial discrimination between the blacks and the whites set themselves on higher pedestal and created grounds for one of the gravest racial discrimination the world had ever known. अब यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ जो था, जो फर्स्ट डेकेड था, वहां पर ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, द गैप वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट वाज माइंड ब्लोइंग एंड इट वाज एब्सोल्युटली सिकनिंग। एकदम बहुत ही गंदी बात थी, जहां पे उन लोगों ने अपने आप को, द व्हाइट्स केप्ट देमसेल्व्स ऑन हायर पेडेस्टल। हम लोग भी एक ऐसी कंट्री का पार्ट है जहां पे हमने भी देखा है कि सप्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स, तो हमें पता है किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। याद है वो वाली मूवी क्या बोलते हैं, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह? उसमें एक सीन होता है कि मूवी देखने जाता है एक इंडियन अपने फैमिली के साथ, और वहां मूवी थिएटर में अलग अलग दो सेक्शंस होते हैं, एक वाइट्स बैठते हैं जहां पे जो कि अच्छी चेयर्स होती है, एक ब्लैक वहां, और बाकी जहां पे बैठते हैं हमारे नेटिव इंडियंस, और वहां पे एक बहुत ही गंदा सा बोर्ड लिखा होता है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और उसके बाद क्या होता है, वो मूवी आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, उसको बहुत पिटाई पड़ती है। इस तरीके का माहौल होता था। जस्ट इमेजिन यू आर लिविंग इन योर ओन कंट्री बट आर ट्रीटेड लाइक दिस। तो पेडिस्टल पे रखना इसको बोलते हैं। पेडिस्टल का मतलब होता है एक हायर प्लेस पे रखना अपने आप को, ठीक है, एक हायर पोजीशन पे अपने आप को रखना। यही किया था व्हाइट्स ने व्हेन दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, और इसीलिए ये सबसे घटिया टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था द वर्ल्ड हैड एवर नोन बिफोर दैट। The dark-skinned were treated as inferior in their own land and were denied even basic human rights. Now remember, फर्स्ट डेकेड की जब हमने बात की तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करी है, और उसमें इस क्वेश्चन को अगर ध्यान में, सैंपल आंसर को ध्यान में रखें, तो हमने उसी चीज पे एलैबोरेट किया है कि व्हाइट्स ने अपने आप को पेडेस्टल पर रखा हायर, ब्लैक्स वर ट्रीटेड एज लोअर, मतलब इंफीरियर। तो समझ रहे हैं, वही कंपैरिजंस की बात कर रहे हैं। द फाइनल डेकेड की बात करेंगे ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1990 के बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, जो आखिरी के 10 साल बचे थे उसमें क्या हो रहा था। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द आंसर है, ठीक है, जस्ट को डिवाइड करा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज एराडिकेटेड। एराडिकेटेड मतलब जिसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इट वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट ऑफ द सिस्टम। एराडिकेट इज अ गुड वर्ड, कंप्लीटली वाइप्ड आउट इज अ फ्रेजल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंड वाज रिप्लेस्ड बाय इक्वल राइट्स फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर। तो रिप्लेस्ड विथ इक्वल राइट्स फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर। ना आप ध्यान दे रहे होगे तो वही सारी चीजों को बार बार बोला जा रहा है, इक्वल राइट्स, एराडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरिंग द ब्लैक्स एंड एवरीवन एल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर। तो अब आप समझ रहे हैं मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि रटने की क्यों नहीं जरूरत है। रटने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि कोर और सेंट्रल थीम अगर हम लोग ने समझ लिया है ना, जिस तरीके से हमने अपने वीडियोस में बात करी है, वही आपको हेल्प कर देगा। सो प्लीज प्रोज का सेंट्रल थीम समझिए, ग्रामर को अप्लाई करना शुरू करिए, ये सब विल बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज करेज
mean to Mandela? Question number 9. What does courage mean to Mandela? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Courage is a feeling. मंडेला साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से करेज का क्या मतलब है is also one of the central themes of the chapter. Mandela's definition of courage did not mean absence of fear. तो सबसे पहले बताया है कि absence of fear did not mean absence of fear. और ये है beauty of literature. यहां पे हमारा जो एक्चुअल पॉइंट है उसको समझाने के लिए हम पहले ये बता रहे हैं कि ये क्या नहीं है. ये एक तरीका होता है अपने आंसर को ब्यूटिफाई करने का. एंड दिस इज व्हाट क्रिएटिव राइटिंग इज ऑल अबाउट. बट विक्ट्री ओवर फियर, तो वो बोलते थे कि डर ना लगना इज नॉट करेज. डर लगने के बावजूद भी उस पर जीत हासिल करना, टू गेन विक्ट्री ओवर इट, दैट इज ट्रू करेज. अ मैन शुड नॉट बी फियरलेस. अ मैन शुड नॉट बी फियरलेस. देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से इस आंसर को डिजाइन किया गया है. बोल रहे कि डर के बिना नहीं होना चाहिए किसी आंसर आदमी को. ये हमेशा बोलते हैं ही शुड एक्नॉलेज दैट फियर. बोलते हैं कि उस फियर है उसे एक्नॉलेज करना चाहिए एंड गैदर द करेज टू फाइट अगेंस्ट इट. और फिर करेज को गैदर करना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट इट. तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन का ब्यूटीफुल आंसर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग को बेहतरीन तरीके से बताया गया है. एंड थीम बहुत आसान है, यू ऑलरेडी नो द आंसर टू इट. बट रिमेंबर, आपके लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है. तो द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज लाइज इन द यूज ऑफ द लिमिटेड वर्ड्स यू हैव एट योर डिस्पोजल. तो इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ वोकैबुलरी यहीं से बढ़ाओ. और वोकैबुलरी के लिए फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है. फैंसी तरीके से सिंपल वर्ड्स को यूज करना भी ब्यूटिफाई कर सकता है हमारे आंसर्स को. क्रिएटिव राइटिंग के अलग मार्क्स होते हैं बाय द वे. क्वेश्चन नंबर 10. विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? ही कौन है? मंडेला साहब है. आंसर, इट इज नेचुरल फॉर द ह्यूमन हार्ट टू लव देन टू हेट अकॉर्डिंग टू मंडेला. सिंपल, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये आंसर है. मस्ती करना है तो हेट लिख के देख लेना, फिर मार्क्स दिख जाएंगे. अदरवाइज द आंसर इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. लव ट्रायम्फ्स हेट. दैट इज व्हाट मंडेला साहब आल्सो थॉट. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? याद है इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि अगर टॉप 3 क्वेश्चंस की बात करें इस चैप्टर में से तो एक तो वो वाला क्वेश्चन हो गया. कौन सा? वीडियो को पीछे करके देखो, मैं क्यों बताऊं. और एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है. वो ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या हैं जो कि मंडेला साहब, जो ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब है वो दो सबसे जरूरत वाली चीजें, जो मैंडेटरी चीजें हैं, जिसको करना अनिवार्य है, आवश्यक है. इट इज एब्सोल्युटली पिवटल, एब्सोल्युटली क्रूशियल टू दिस चैप्टर. वो दो चीजें क्या हैं? ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का. So what twin obligations does Mandela mention? The answer is Mandela mentions that every man shoulders responsibility, first obligation, towards his family, wife, children and parents. This is obligation number 1. And towards his nation and community. This is obligation number 2. यही keywords हैं जो मैंने पूरा underline किया है. इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, marks मिल जाएंगे. Question number 12. Does Mandela think the oppressor is free? Why not? Oppressor मतलब जो दबा रहा होता है किसी दूसरे इंसान को. तो whites and blacks की बात करें और apartheid की बात करें तो oppressor कौन हुआ? Whites हुए. and oppressed कौन हुआ? Blacks हुए. तो ये वाली क्लैरिटी दिमाग में रखना जरूरी है. अब आंसर पे ध्यान देते हैं. पहले समझ तो लें कि ऑपरेसर होता कौन है. यही होता है कभी कभी हमारे साथ कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. An oppressor, according to Mandela, is not free because he becomes a prisoner of hatred. बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर आप किसी को ऑपरेस करने तो आपको अपना टाइम भी तो लगाना पड़ रहा है ना उसको ऑपरेस करने में. आप और कुछ कर रहे होते, गार्डनिंग कर रहे होते, साइकिलिंग कर रहे होते, कोई हॉबी परस्यू कर रहे होते, बट नहीं, हम तो यहाँ पे जेल के कर्मचारी बनेंगे, हम उसे ऑपरेस करेंगे. सो द ऑप्शंस आर टेकन अवे फ्रॉम यू. सो दैट इज व्हाई द आंसर मेक्स सेंस. नो, द ऑपरेसर इज नॉट फ्री. व्हाई? बिकॉज ही बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ये प्रिजनर ऑफ हेट्रेड जो वर्ड्स है ना 3, ये हमारा पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें इस आंसर में इंक्लूड करना है. Imprisoned by prejudice and narrow mindedness. लो भाई, अच्छे वर्ड्स भी मिल गए और हमारा आंसर भी कंप्लीट हो रहा है. Imprisoned by prejudice and narrow mindedness. Imprisoned by prejudice and narrow mindedness. Prejudice का मतलब क्या होता है? बायस होता है. किसी को मानना कि ये ऐसा ही होगा, इसने गंदे खराब कपड़े पहने तो ये ऐसे ही होगा. तो these are biases. ये prejudices होते हैं जो कि जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि सही हो. They are stripped of their humanity. उनसे ह्यूमैनिटी छीन ली जाती है. stripped का मतलब है it is taken away from them.
and the privilege of being human is taken away from them. हर क्वेश्चन में उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात करी है. सो द ह्यूमन राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम, बेसिक ह्यूमन राइट्स आर स्ट्रिप्ड अवे फ्रॉम देम. इन्हीं चीज की बात कर रहे हैं. सो आंसर इज नो. हमको बताना है वाई. बिकॉज they are a prisoner, because the oppressor becomes the prisoner of hatred, imprisoned by prejudice and narrow-mindedness. They are stripped of their humanity, उनसे humanity छीन ली जाती है, and the privilege of being human is taken away from them. और क्योंकि humanity छीन ली गई, और इसी के साथ इन 12 क्वेश्चंस के साथ हमने मेजर जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उन सारे क्वेश्चंस को फॉर दिस चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लिए हमने कवर कर लिया है. अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से. 2 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने एड्रेस कर लिया है. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस पूरे चैप्टर में से, वो ये हो सकता है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर ही अपार्थीड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एराडिकेट करने के ऊपर है. तो मतलब ऑपरेसर या फिर ऑपरेशन के ऊपर है और ऑपरेशन को हटाने के ऊपर है. दैट इज वाई दिस कैन बी द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, तुम्हारा काम क्या है? बहुत सिंपल सा काम है. कमेंट सेक्शन में आइए, बी एक्टिव. कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स वगैरह होंगे, वोकैबुलरी से रिलेटेड डाउट्स होंगे, या फिर आंसर को किस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह किया जाए, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने कई स्ट्रैटेजिक वीडियोस वगैरह बनाए हैं जो कि आपके पास जल्दी से आ जाएंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस फॉर फ्यूचर वीडियो सजेशंस भी होंगे, इनको ध्यान में रखते हुए, तो प्लीज कमेंट्स में ये बताइए हमें, बिकॉज बोर्ड्स के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं लगभग, एंड आई want to be of as much help as I can be for you guys. See you in the next video with another set of Q&As from the next chapter. तब तक के लिए bye bye.